अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज से हम रेगुलरली स्टार्ट करने जा रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम इन द स्टेप 1, फर्स्ट एड स्टेप 1। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। सबसे पहले स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे। हमारे पास आता है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए। मैं आपकी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा और साथ साथ आप रीडिंग में भी आपको आसानी होगी। ठीक है, तो हमारे पास है नॉर्मल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास पार्ट्स होते हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल वन इज़ फोर गट। ठीक है, फोर गट क्या होता है? ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक हमारे पास फोर गट होता है। ठीक है, विच इज़ दी पार्ट ऑफ द स्मॉल ओवरऑल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। ठीक है, तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है उसमें हमारे पास एक है फोर गट, एक होता है मिड गट और एक होता है हैंड गट। ठीक है, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि फोर गट जो होते हैं ना वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? एसोफेगस टू ड्यूडनम। एसोफेगस के स्टार्ट से लेकर ड्यूडनम तक जो हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? फोर गट। एंड दिस इज एट द लेवल ऑफ, अब ड्यूडनम में कहाँ तक होता है? द लेवल ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट इंसर्शन विच इज आल्सो कॉल्ड एम्पूल ऑफ वेटर। तो ये हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज एसोफेगस। ठीक है, दिस इज स्टोमक एंड दिस इज द ड्यूडनम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एसोफेगस हो गया ऊपर, दिस इज एसोफेगस, दिस इज स्टोमक एंड दिस इज द ड्यूडनम। अब क्या होता है कि दिस इज लेट्स फॉर एग्जांपल पेंक्रियाज। ये हमारे पास क्या है? पेंक्रियाज है। ठीक है, अब पेंक्रियाज के अंदर हमारे पास एक डक होता है कॉमन बाइल डक। छोटे छोटे डक मिलके ड्रेन करते हैं कॉमन बाइल डक में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिर कॉमन बाइल डक। अब दूसरा जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं this is common pancreatic duct and this is common bile duct. Okay, this is common bile duct. Okay, and the first one that I draw is the common pancreatic duct. This is main pancreatic duct. तो जिस जगह पे ये यहाँ पे इंसर्ट होते हैं ना ड्यूडनम के अंदर, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? इम्प्यूल ऑफ वेटर। ठीक है, तो फोर गट जो है यहाँ से लेकर एसोफेगस के स्टार्ट से लेकर ड्यूडनम के इस पार्ट तक हैं जहाँ पे हमारे पास इम्पूल ऑफ वेटर मौजूद है। तो यहाँ से लेकर ये जो पार्ट हैं इसको हम क्या कहते हैं? फोर गट। ठीक है, तो दिस इज द फोर गट। ओके, सो फोर गट हो गया। 4 to 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट, जब हमारे पास डेवलपमेंट होता है ना तो चौथे से लेकर या छठे हफ्ते तक क्या होते हैं? स्टोमक रोटेट एट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या होता है कि स्टोमक रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस तरह घड़ी होती है ना उसी तरह ये हमारे पास मैदा जो है एम्ब्रियोनिकल लाइफ में रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या होता है? 90 डिग्री तक ये रोटेट करता है स्टोमक ड्यूरिंग दी 4th and 6th वीक। ठीक है, और फिर होता क्या है? हमारे पास जो सप्लाई है स्टोमक की फॉर एग्जांपल वेगस नर्व की, और इसमें क्या होता है? बिकम इंटीरियर पोजीशन। लेफ्ट वेगस नर्व जो होता है ना वो इंटीरियर आ जाता है और राइट वेगस नर्व बिकम पोस्टीरियर पोजीशन। ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रा करना मुश्किल, लेकिन आप खुद से सोचिए। लेट्स वी हैव स्टोमक दैट गेट टू रोटेट एट क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट 90 डिग्री, देन वी हैव लेफ्ट एंड वन इज द राइट वेगस नर्व। तो जो लेफ्ट वेगस नर्व होगा वो इंटीरियर पोजीशन हो जाएगा और राइट वेगस नर्व जो होगा वो क्या होगा? पोजीशन टू पोस्टीरियर साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर गट हो गया। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। ठीक है, कि 4th and 6th वीक में क्या होता है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द स्टोमक का कर। अब
इसके बाद हमारे पास क्या है, मिड गट है। द सेकंड पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज द मिड गट। तो इम्पीला ऑफ वेटर से लेकर ये कहाँ पे होगा, ट्रांसवर्स कोलोन के दो हिस्से बना के यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द duodenum, this is the duodenum, then jejunum, then helium, and then start what, large intestine. Let's say this is the large intestine. Okay, this is the large intestine. now यहाँ से लेकर ये हैं असेंडिंग कोलोन, ठीक है, और ये क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन है। ट्रांसवर्स कोलोन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 3 हिस्सों में जो यहाँ तक पार्ट हैं वो हमारे पास बनता है 2/3, ठीक है। तो यहाँ इम्पूला ऑफ वेटर से लेकर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन सारा, ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम और असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन के 66% या 2/3% तक, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, मिड गट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिड गट, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये है असेंडिंग कोलोन और ये 2/3 पार्ट ऑफ दी ट्रांसवर्स कोलोन। तो यहाँ पर यहाँ तक जो है हमारे पास क्या है, मिड गट है। शुरू कहाँ से हुआ है, इम्प्यूला ऑफ वेटर से, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट इंसर्ट होते हैं। अब इसमें मज़ीद क्या होता है, लेट्स डिस्कस। ओके, लोअर ड्यूडेनम मतलब इम्प्यूला ऑफ वेटर के बाद या डिस्टल जो होता है ना, वो वहाँ से लेकर प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन यहाँ तक जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिड गट। अब इसमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट जब होता है, हमने पढ़ा कि 4 to 6 वीक में हमारे पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन भी होती हैं। यहाँ पे 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ मिड गट थ्रू द अम्बिलिकल रिंग। मिड गट में 6 वीक के ऊपर ये मेन जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल, ये मेन पैरासिस जो हैं होता है। कौन सा पैरासिस, फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होता है, ठीक है, ऑफ मिड गट थ्रू द अम्बिलिकल रिंग। क्या होता है कि जो हमारे पास अम्बिलिकल रिंग होता है ना, वहाँ पे हर्निएशन हो जाती हैं मिड गट की। हर्निएशन का मतलब कि किसी नॉर्मली जो पैथोलॉजिकल हर्निएशन होते हैं ना, उसमें एक कमज़ोर जगह से जब कोई बॉडी का इंटरनल पार्ट निकलता है तो इसको हम हर्निया बोलते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मिड गट का हर्निएशन होता है ना, वो क्या होता है, वो मिड गट का जो हर्निएशन होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो जो अम्बिलिकल रिंग है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हर्निएशन होती है किस चीज़ की, मिड गट की। और टाइम याद रखिए 6th वीक, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी 10th वीक में क्या होता है, ठीक है, एट 10th वीक डेवलपमेंट, return to the abdominal cavity rotating around superior mesenteric artery 270 degree counterclockwise, 180 degree before the 10, remaining 90 degree in the 10th week। ये इतना बड़ा जुमला नहीं है, थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। when we have 10th week of डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब पहले हमने बात की 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट पे मिड गट की फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होते हैं अम्बिलिकल रिंग से, ठीक है। एट 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट तकरीबन 4 हफ्ते के बाद क्या होता है, रिटर्न टू द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो मिड गट, कौन सा चीज़ रिटर्न होता है, मिड गट की बात कर रहे हैं कि ये दोबारा क्या होता है, रिटर्न हो जाता है टू रिटर्न टू एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये मिड गट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाता है फिर से, और ये क्या करता है, रोटेट करता है अराउंड सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है।
और ये जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी हैं ये इसके इर्द गिर्द रोटेट करता है कितना एंगल पे 270 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। एक घड़ी है वो 12 बजे से शुरू होकर जब दोबारा 12 बजे तक आती हैं, यानी एक सर्कल जब कंप्लीट करती हैं तो इसका टोटल जो डिग्री बनता है वो बनता है 360 डिग्री। अगर ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 9 बजे 45 मिनट हैं तो ये हमारे पास 45 मिनट यानी 9 तक जो आता है इसको हम बोलते हैं 270 डिग्री। तो इतना रोटेशन करता है, ठीक है, किस चीज़ के इर्द गिर्द? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के इर्द गिर्द। कौन सा चीज़ करता है? मिड गट करता है। अब जो 70 डिग्री टोटल क्लॉकवाइज रोटेशन है काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हमने जो पहले स्टोमिक की बात की वो क्लॉकवाइज थी, ये जो है हमारे पास क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज, यानी अपोजिट टू दैट ऑफ क्लॉक मोशन। अब ये 180 डिग्री 10 हफ्तों से पहले करता है और बाकी जो रिमेनिंग है ये 10th वीक में करता है, ठीक है। तो 180 डिग्री अगर बिफोर द 10th वीक एंड 90 डिग्री रिमेनिंग अगर बिफोर द 10th वीक। ओके, ये होगी हमारे पास मिड गट, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें, इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है हैंड गट। हैंड गट क्या होता है? बाकी जो हिस्सा है ना हमारे पास, लेट्स से दिस एरिया, ये थर्ड को, ये हमारे पास क्या है? रिमेनिंग ट्रांसवर्स कोलोन 1/3 पार्ट, ठीक है। फिर आता है हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन, हमारे पास फिर क्या आता है? लेट्स से this is let me draw it again. This is the transverse colon, this is the descending colon, rectum, and then we have anal canal, okay। तो 1/3 यहाँ से लेकर ये जितना भी एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? हैंड गट, यानी पीछे वाला या सबसे डिस्टल वाला हिस्सा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। लेकिन एक यहाँ पे बात की है कि पेक्टिनेट लाइन, लेट्स फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे इनलार्ज करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया? एनल कैनाल हो गया, ठीक है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का आखिरी वाला हिस्सा। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन होती हैं जिसको हम बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन, ठीक है। ये क्या है? ये इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो स्किन के साथ रिलेटेड है, इसका अलग ब्लड सप्लाई है, अलग नर्व सप्लाई है, ये वाला हिस्सा एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे जब हेमोराइड होंगे तो ये हमारे पास अलग प्रेजेंटेशन नहीं की, यानी पेनफुल हेमोराइड होंगे। अंदर वाला है यहाँ पे जो हमारे पास हेमोराइड होंगे तो ब्लड सप्लाई डिफरेंट है, नर्व सप्लाई डिफरेंट है, और हेमोराइड भी इसके क्या होते हैं? प्रेजेंटेशन में डिफरेंट होते हैं, यानी पेनलेस होते हैं। तो हैंड गट यहाँ तक है, ठीक है, पेक्टिनेट लाइन तक है, इसके नीचे हैंड गट फिर नहीं है। तो दिस इज बिकम दी distal 1/3 of the transverse colon to the anal canal above the pectinate line is the hand gut, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? हैंड गट है। अब ये डायग्राम में क्या दिखाया गया है? ये हमारे पास क्या है? ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल है, सीलिएक ट्रंक है, ये दिस इज दी आयोटा। आयोटा से जो पहला ब्रांच है वो है सीलिएक ट्रंक। फिर हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है एंड देन वी हैव इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, और ये इसकी जो सब ब्लड सप्लाई है वो है, यानी इसका मतलब क्या है कि जो सीलिएक ट्रंक है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जेटी यानी फोरगट को सप्लाई करती हैं, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई द मिड गट, inferior mesenteric artery supply the hind gut. This point need to be remembered. Okay. अब आगे चलते हैं वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स। अब यहाँ पे हम कुछ डिफेक्ट्स पढ़ेंगे जैसे कि वेंट्रल वॉल डिफेक्ट, ठीक है। वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स क्या हैं? इसमें हमारे पास जो वाल बनता है ना उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है, वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। डेवलपमेंटल, ठीक है, डिफेक्ट यानी जब बच्चा डेवलप होता है ना उस दौरान जब कोई डिफेक्ट आ जाती है किसकी वजह से? ड्यू टू फेलियर ऑफ रोस्टल फोल्ड क्लोजर,
जो हमारे पास रोस्टल फोल्ड्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल स्टर्नल डिफेक्ट आ सकते हैं, एक्टोपिया कॉर्डस आ सकते हैं, लेटरल फोल्ड क्लोजर आ सकते हैं, मतलब इसमें हमारे पास ओम्फेलोसील हैं, गैस्ट्रोस्काइसिस हैं। इसमें हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे कि या हमारे पास कार्डल फोल्ड क्लोजर जिसमें हमारे पास ब्लैडर एक्स्ट्रोफी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास बच्चा डेवलप होता है ना, तो इसके दौरान डेवलपमेंट के दौरान या रोस्टल फोल्ड क्लोजर में प्रॉब्लम आते हैं या कार्डल फोल्ड क्लोजर में। अब रोस्टल फोल्ड क्या हैं और कार्डल फोल्ड क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल जब बेबी डेवलप होता है ना, तो इसमें हमारे पास ये होते हैं, जनरली एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। एक होता है लेट्स ले दिस इज न्यूरल ट्यूब। ठीक है, न्यूरल ट्यूब में जो हेड साइड पे हमारे पास होल होता है, ठीक है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलिक या रोस्टल फोल्ड। सिफेलिक भी बोलते हैं, ठीक है, सिफेलिक भी बोलते हैं, या हमारे पास क्या है, रोस्ट्रल भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ टुवर्ड दी हेड, सिफेलिक मीन टुवर्ड दी हेड। ये हैं हमारे पास कार्डल फोल्ड। ठीक है, हेड लेग्स की तरफ जो होता है, तो अब नॉर्मली इसको हम कार्डल बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट की तरफ जो होते हैं। अब नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट के दौरान ये जो है ना क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, इट गेट्स क्लोज व्हेन द बेबी इज अ नॉर्मल। ठीक है, ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्कल ओपन नहीं रहता, पीछे से भी बंद हो जाता है, लेटरली भी जो है बंद हो जाता है। लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम है किसी भी वजह की बिना पर, मतलब हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो फिर क्या होगा कि ये क्लोज नहीं होगा और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम आ जाएंगे, जैसे कि एक्सटर्नल डिफेक्ट हैं, एक्टोपिया कार्डस है। ठीक है, कार्डल फोल्ड डिफेक्ट्स में हमारे पास क्या हैं, ब्लैडर एक्स्ट्रोफी हैं। अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं एंड इसके बारे में डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि इसमें क्या चीज़ डिफरेंट आते हैं। गैस्ट्रोस्काइसिस दूसरा है ओम्फेलोसील। ठीक है, वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन क्या होगी, प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन। अब लेट्स प्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या होगा, पेरा एम्बेलिकल हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कॉन्टैक्ट थ्रू एम्बेलिकल वॉल डिफेक्ट। ठीक है, पेरा मतलब इर्द गिर्द, एम्बेलिकल से नहीं होता। हर्निएशन एम्फोलोसील क्या होता है, दिस इज द हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कॉन्टेंट थ्रू द एम्बेलिकस। सबसे मेन डिफरेंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्या है, लेट्स से दिस इज द गैस्ट्रोस्काइसिस एंड दिस इज द ओम्फेलोसील। ये हमारे पास बच्चे का एब्डामन है। ठीक है, ये एम्बेलिकल एम्बिलिकस है। ये एक दूसरे बच्चे का एब्डामन है, इसका एम्बेलिकस है। इसमें अगर लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ एक बच्चा जो है ओम्फेलोसील वाला बच्चा, यहाँ से इसका ये अंदर वाले कांटेक्ट बाहर आ गए। ठीक है, किस चीज़ के ज़रिए से आ गए, एम्बेलिकस के ज़रिए से। और गैस्ट्रोस्काइसिस क्या है, यहाँ पे बच्चे के कांटेक्ट्स बाहर आ गए लेकिन एम्बेलिकस के इर्द गिर्द वाले एरिया से। तो नाम से ज़ाहिर हैं, नाम से निमोनिक आपको पता, जो वो हैं ओम्फोलोसील जो हैं वो ओ से शुरू होते हैं और जो अम्बिलिकस हैं वो भी ओ की तरह हैं। तो ये अम्बिलिकस वाला ओम्फोलोसील वाला अम्बिलिकस से निकलेगा और जो दूसरा होगा तो उसके अपोजिट होगा, यानी अम्बिलिकस से नहीं निकलेगा। तो दिस इज़ वन डिफरेंट। ठीक है, दैट इज़ बिटवीन गैस्ट्रोस्काइसिस एंड ओम्फोलोसील। ठीक है, हो गया ये बात। अब इसकी कवरेज क्या है, मतलब कवरेज मीन के इसके ऊपर क्या होंगे, कैविटी के बारे में बोलते हैं, यानी अभी कवरिंग के बारे में बोलते हैं। तो गैस्ट्रोस्काइसिस इज नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम या इम्नियन। ठीक है, इसके ऊपर जो यहाँ पे जो मटेरियल बाहर आते हैं ना वाल के ज़रिए से, वहाँ पे कोई भी कवरिंग या कैविटी नहीं, इम्नियन वगैरह कवरिंग जो होता है वो नहीं होगा। लेकिन एम्फोलोसील के केस में हमारे पास कवर्ड बाय पेरिटोनियम या इम्नियन। ठीक है, लाइट ग्रे शाइनी सेक, और ये सेक जो होगा क्या होगा,
ग्रे कलर होगा, चमकदार सा जो है ना एक तेला होगा, ठीक है। और एब्डोमिनल कंटेंट आर सील्ड इन लेटर ओ, इसका मतलब ये है कि ये ओ से निकलता है और इसमें ये बंद होते हैं, निमोनिक है। अब यहाँ पे क्या है, निमोनिक है। दी गट्स कम आउट ऑफ गैप स्किज्म इन द लेटर जी, गी का मतलब गट है, जी मीन इन द गैप्स। लेकिन वो जो मैंने निमोनिक बताया वो मेरे ख्याल से आप लोग के लिए आसान होगा, ठीक है। एसोसिएशन जो होता है इसमें क्या है, नॉट एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। ये गैस्ट्रोसाइसिस जो है इसके अलावा कोई भी इसके साथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगे। इसका मतलब दे विल हैव गुड प्रोग्नोसिस, मतलब दीज आर लेस फॉर्म ऑफ सीवियरिटी हैव दिस एसोसिएटेड विद कंजेनिटल एनोमलीज। जो मेफिलिसील होते हैं ओनोमलीज का मतलब निमोनिक के तौर पर यहाँ पे ओ लिखा है, मतलब ओ ओनोमलीज इसके साथ एसोसिएटेड होगा। For example, trisomy 13 and trisomy 18, Beckwith Wiedemann syndrome, and other structural abnormalities, for example, cardiac, GU and neural tip abnormalities। तो हमारे पास जो एम्फोलिसिन है उसके साथ हमारे पास मज़ीद एबनॉर्मलिटीज़ भी आ जाएंगे, लेकिन जो गैस्ट्रोसाइसिस है उसके साथ तो कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास दिखाया गया है ना, यहाँ पे ये क्या है, ए पेरिटोनियम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पेरिटोनियम होगा। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास है गैस्ट्रोसाइसिस ये एब्डामिन से नहीं निकला है और इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, तो इसकी सो दिस इज दी गैस्ट्रोसाइसिस, ठीक है। ये इसका लार्ज डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे जो है ग्रे शाइनी लाइट ग्रे कलर कैविटी एक थैला है, सेक है, एंड दिस कवर्ड बाय पेरिटोनियम। यहाँ इसका बड़ा डायग्राम है और इसका मतलब कि ये निकला है न्यूरल अम्बिलिकल कार्ड से, अम्बिलिकल से, ठीक है। वन वी हैव नाउ congenital umbilical hernia, this is one another type of abnormality। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ये होता है ना, फेल्यूर ऑफ umbilical ring to close after physiological herniation of मिड गट। हमने पहले बात की कि जब मिड गट हमारे पास क्या होता है, रिंग से जो अम्बिलिकल रिंग है उसके अंदर उसकी अर्निएशन होती है। इस अर्निएशन के बाद जब मिड गट चला जाता है तो इसके बाद जो हमारे पास रिंग होता है ना अम्बिलिकल रिंग वो क्लोज हो जाता है। और जब वो क्लोज हो जाता है ना, लेट्स फॉर एग्जांपल ये लेटरल साइड से हम देख रहे हैं, ये मेरे पास अम्बिलिकल रिंग है, यहाँ पे अम्बिलिकस हो गया ये, और एब्डोमिनल है, ठीक है। ये है स्मॉल गट। तो अगर ये अम्बिलिकल रिंग क्लोज ना हो जाए तो यहाँ पे हर्निएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निया में क्या होता है कि हमारे पास ये वाल जो हमारे पास अम्बिलिकल रिंग है वो मजबूत नहीं होती और यहाँ से फिर हर्निएशन हो जाती है, एंड दिस इज कवर्ड बाय द स्किन। याद रखिए कि ये इतना ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्किन होता है। यहाँ पे डायग्राम में देख रहे क्या है कि इस बच्चे के अंदर देयर इज़ नो क्लोजर ऑफ अम्बिलिकल रिंग, अम्बिलिकल रिंग नहीं है, तो इस ओपन अम्बिलिकल रिंग से कंटेंट जो होते हैं बाहर की तरफ आए हुए हैं, लेकिन ये स्किन के ऊपर से नहीं है, मतलब स्किन के अंदर है, इसने कोई भी स्किन को क्रॉस नहीं किया है। तो इसमें जो अम्बिलिकस है वो थोड़ा बाहर की तरफ होगा और इसको हम कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निया बोलेंगे, ठीक है, नाम से जाहिर है। प्रोट्रूड विद इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ये जब बच्चा फॉर एग्जांपल रोएगा, क्राइंग करेगा या कोई प्रेशर लगाएगा तो इसकी वजह से कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निया उसका बाहर आ जाएगा। ये क्या है, एसोसिएटेड हैं कंजेनिटल डिसऑर्डर के साथ। जिस तरह हमने ओम्फिलिसिल की बात की कि वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड हैं, हमने गैस्ट्रोसाइसिस की बात की कि वो एसोसिएटेड नहीं हैं। इसी तरह कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निया ये भी हमारे पास अदर कंजेनिटल डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है। अब
स्मॉल डिफेक्ट्स यूजुअली क्लोज स्पॉन्टेनियसली। अगर ये डिफेक्ट जो हैं स्मॉल हैं तो ये खुद ब खुद ठीक हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अबाउट वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स। बाकी हमारे पास जो टॉपिक्स हैं जो इंटरेस्टिंग हैं और मज़े की हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।